पोएट्री क्रीम चैनल में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि सुधा घर में बिल्कुल अकेली है। उसके पापा और चंदर किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए हुए हैं और उनके जाने के बाद सुधा बहुत बेचैन रहती है। वह हर पल चंदर को याद करती है, उसके ख्यालों में खोई रहती है और कभी कभी उसकी याद में उसके आंसू भर आते हैं। और इसी बीच घर की मालिन उसे संभालती है और उसके लिए खाना लेकर आती है। तभी पम्मी उससे मिलने आती है। दोनों के बीच बहुत गहरी बातें होती हैं। पम्मी शादी को लेकर अपने विचार रखती है कि या तो शादी बहुत कम उम्र में हो जानी चाहिए या फिर बहुत देर से। बातचीत के दौरान वह चंदर के बारे में कई बातें करते हैं और बातचीत से पता चलता है कि चंदर को किताबों का बहुत शौक है। इसलिए पम्मी कुछ किताबें लेकर वापस चले जाती है। तो आइए अब देखते हैं कहानी का अगला भाग। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी भी आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिंती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। ये है सुधा, सहसा कमरे से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई और कमरे से बुआ बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखती हो ने, हम पूजा की धोती पहने हैं। ठीक है सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंचपात्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूंकने लगी। सुधा, बिंती को भेज दे। बुआ जी ने धूपदानी में महाराज से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट में बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर उठो। नहीं, हम यही ठीक है, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे ये क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पांव पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली। वहां एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुंचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम दोनों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ नहीं बताया? सुधा ने घबरा कर बोला और बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बातें करते रही। अरे ये बाहर कौन गा रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर से कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों। और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा, अरे। क्षण भर स्तंभ और फिर शर्म से लाल होकर भाग गई। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे करने लगी। मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए आ, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झल्ली है ये, कहकर सुधा उठी और फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाई हुई थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक कर आ रही थी और लाश के मारे सिमटी जा रही थी और आंखें थी कि मुस्कुराए या रोए, यह तय ही नहीं कर पा रही थी। सुधा हाँफ रही थी। देखो चंदर, देखो, यही है बिंती मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा, बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी और लाल चेहरा, जिसे शर्म ने दुगना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ी थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, ये क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम। जंगली मैं हूं या ये? चोटी छोड़कर सुधा बोली। ये देखो,
दांत काट लिया इसने। चंदन इस स्वभाव से बेतहासा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई हो और दांत काटती हो? उसकी हंसी नहीं रुकी। सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है। बिंदी है इसका नाम। क्यों रे, महुआ बिंदी थी क्या वहां जो बुआ जी ने बिंदी नाम रख दिया? नमस्ते। चंदर और सुधा हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई? चंदर हंस पड़ा। बिंती, ए बिंती, बुआ की आवाज आई। बिंती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, क्या हाल चाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने। सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी। और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी? क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील है? तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिंती आई। उसके हाथ में एक तस्करी थी और एक गिलास। तस्करी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्करी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे। बिंती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगी नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ ना करें तो मालूम कैसे हो। सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुरा कर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिंती ने अपने हाथ की अंगुली को देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिंती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम होती है ये। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे, दुनिया भर की, और वे हमेशा से नीचे के रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गड़ी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो। सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता कि ये मुई झांसी हमें ऐसे नाच नचाई तो पैदा होते ही गला घोंट देगी। हरी राम, आकाश सर पर उठाए हैं। क्या घंटे से नरियात नरियात गटई फट गई। ई बोलत नहीं, जैसे सांप सूंघ गया हो। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से रहते थे वह। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर से सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर ने जरा भी उम्मीद न की थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छुपाते हुए बोले, मेरी विधवा बहन है, कल ही गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने? बुआ बिंती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिंती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया। उन्हें दिखाई नहीं दिया तो गुस्सा बिंती पर उतार रही है। इतने में फिर उसकी आवाज आई। पैदा करते वक्त बहुत अच्छा लग रहा, पालत बखत टैं बोल गए। मर गए रहो तो अपने संतान को भी अपने साथ ले जाओ। हमारे मुड़ पे ही हत्या कहे डाल गए। ऐसी कुलूचनी है कि पैदा होती ही बाप को खा गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा स्वभाव है बुआ का कि बस बिंती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ जी ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि ये आंसू उठाई रही हो? ये सब चोंचलाबाजी अपने ओ को दिखाओ जाके। बस 2 महीना और है, अभी इनसे उधियारी न जाओ। अब अमृता सीमा पार कर चुकी थी। बिंती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अभी चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम्हें? बिंदी सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट गई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें? कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएगी सुधा? कल जाएंगी। पापा, अब बिंती को मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ,
हमारा खाना परसों। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ शोर ज्यादा हो तो लाइब्रेरी चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही सही समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिंती रो रो कर और तकिए से सिर पटक पटक कर कुंठा और दुखा उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी और दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी, पर यह घंटी की भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सीने में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही है। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन से वो चुप हो गई और चंदर की ओर सशक्ति नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करती रहो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर है हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा बैठो। तू तो एक दिन और आए रहो। बीए में पढ़त है सुधा के संग? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी हुई तो को देख के। हाँ तो सुकुल, वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक हुई। बिंती का ब्याह टाल दे और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आसार भर तक निपटाई दे। अब अच्छा नहीं लागत। ठूंठ ऐसी बिटिया सुनी मांग लिए छर्राव करत है ये अरवर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के भी नहीं मिलते। लेकिन ये जो तुम लड़का बता रही हो तो घर वाले तो कुछ ऐतराज नहीं करेंगे। और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वालों का पता नहीं कैसे हो। अरे तो घर वालन से का करन है तो को? लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही, न सास का डर न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाई देते हैं, मिलाए ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। तो फिर बिंती के बारे में क्या कहे तुम? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूता पिटव वर्णकों से कह दियो, आए के कल से हमार छाती में मूंग दलत है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देश करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर, तो वो एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो। एक फीकी हंसी हंसकर चंदर बोला, तो मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप करने में लगेगा और मई में हर हाल में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं। अप्रैल से पहले सप्ताह तक खत्म हो जाएगी। अब सिवा थीसिस के और करना भी क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। उस तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं, ना महाराज जी ने। डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वो सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसे याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आया। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं क्या था। कुछ सुधा के ब्याह के बारे में बात हो रही थी शायद। कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिंती के साथ। अब इम्तहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घुमना बंद नहीं हुआ इसका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था तो चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले और एक हंसी के साथ उनके आंसू छलक पड़े। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उनकी बुआ ने बताया है, जन्म पत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देखाऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाएगी और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए।
बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वर में बोले। चंदर चुप रहा। बिंदी को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ वही ना जिनको डांट रही थी उस दिन? हाँ वही, उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना है कि अब शादी पूछ तक टाल देंगे, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है, और हम चाहते हैं कि तब तक बिंती को विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिंती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराई के मुंह पर कैसे उभर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर से एक अंगूठे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदर और रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांस पिंड में एक भूडौल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है, खूब छक्के मिठास पाया। अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिल जाए तो कुछ पेट में जलन हो तो शांत हो जाए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट पर खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, ये 2.5 मन की लाश, कम से कम मसक भर के सब्र तू लीच ले। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा कि प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई और दुबे जी उठ खड़े हुए और एक ही सांस में शरबत गले से नीचे उतार दिया और गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े बिनती भरे स्वर में कहा। नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ नहीं खावे, आप बहुत सत्कार किए, हम ऐसे ही छक गए। आपको देखते तो बड़ी प्रसन्नता हुई भाई, आप सचमुच दिव्य पुरुष हो। और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाई है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हो 3 कॉलेज के प्रोफेसर और ओ हमार सार लड़का कैर मामा जॉन है तो ऑन डाकघर के मुंशी हैं। आपकी कृपा से, दुबे जी ने बड़े गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नर्मता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में ब्याह न रखकर अगर जाड़ी में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम अच्छी तरह तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज से भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद वह अंत में इस शर्त पर राजी हो गए कि अगहन तक हर 30 त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास, ननद और जेठानी के लिए गर्म साड़ी आएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोशना एक थाल, कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देव, हम चलिए अब, और ई रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक टांगा कर दो दुबे जी के लिए। अच्छा आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली में कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए हैं तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठे। ना गहना ना गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए ये कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लेने को तैयार हैं, और देत के दाई पेट पिराता है जूता पिटाऊ का। अरे राम चाहे तो जमदूती लाश की बोटी बोटी करके राम जी की कुत्तन के खिलाई। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया।
बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अब इन तक बिनती का पता नहीं, और ऊतु रहे मल्लिछन के यहाँ कुछ खाई पी ली तो हमारे यहाँ गुजारा ना ही हो उनका। बड़ी आजाद हुई गई है सुधा के संग पाई के। आज हम भद्रा उतारी थे। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से गिलास पानी मांगा। बुआ जी ने एक गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाई का दें? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों हो जाती हैं। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई दी। चंदर ने देखा बिनती और सुधा आ गए। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लो हम तरकाटी काट दें। चल हट, और पहले नहाओ जाके, कुछ खाई तो ना रही हो। इतनी देर कहाँ घूमत रही? हम बहुत अच्छी तरह जानत हैं तू हमार नाक कटा के रहियो। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आ गया। रोई नहीं और चुपचाप सिर झुका के सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए, जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिलता। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए, और वह सोचने लगा कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही इतने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी ही सगी माँ से, जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है, बस अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, और आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है यह तो ससुर को देखकर मालूम ही होता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर। बिनती उठो। बिनती जो अभी तक निश्चित पड़ी थी, सुधा ने ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने से। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए हम। घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस बिचारी पर भी रौब झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं? चंदर हंस पड़ा, सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभा ना वैसे निभा। ये सब हम कुछ नहीं जानते। क्यों रो रही है ये? बुआ जी ने कुछ कहा होगा, चंदर बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ। हंसती है कि नहीं, गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंदी ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सस्कियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली, अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। नहीं उठे, उठो। तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम इसे अभी हंसा देते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिनती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अब इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कहीं वो भी ना मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदाते हुए कहा। बिनती हंस पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोगी। अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंदी पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिंदी पल्ले से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू दिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। ई चंदर, वो गेसू का छोटा भाई है ना, हसरत, मैंने उससे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धो दिया और अम्मी जान से बोला मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसू की अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है,
और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है और बिनती और फूल का खूब जोड़ मिला। दोनों खूब गाती हैं। बिनती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा है। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, अब सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना ही भूल गए। कहाँ रहे थे इतने रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गायें खरीद ली हैं, चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना। कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तिहान है। बड़े बड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी सो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी। अब दोहराना है, लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चले हम, चंदर बोला। अरे बैठो, फिर जाने कितने दिन बाद आओगे। आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिनती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वो। बिनती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दे, करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया। अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की, और उसे कैसा लगा था? कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था या क्या था, जो उसकी नस नस को तोड़ रहा था एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाहों में न जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सोनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एक टक देखे जा रहा था, एक टक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा। ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, ये चंदर की निगाह तो नहीं है। इस निगाह में न शरारत है, न डांट है, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल अपरिचित थी, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा था। सुधा को जाने कैसा डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को। चंदर, 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 तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया था और उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर। और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक पड़ा। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब कांप भी रही थी। वह पानी लेने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्या चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज़ दी, लेकिन लगता था वह आवाज़ चंदर की नहीं थी, न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज़ दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया, सुधा ने घबराई हुई आवाज़ में बोला। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही परेशान करने के लिए चुप हो गया था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर से। बिंदी पानी लेकर आ गई थी। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बिंदी, जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह पे लगाते हुए कहा। बिंदी पेन बाम ले आई थी। बिंदी, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है?
कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिंती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यहीं? मोट की कहीं की, खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिंती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदन ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिंती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिंती पेन बाम देकर चली गई तो चंदन बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिंती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिंती से इतना चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं कि किसी तरह बोझ टले सिर से, लेकिन चंदन, यह बिंती बहुत खुश है। यह तो चाहती है कि किसी तरह से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, ये खुद ब्याह करना चाहती है? चंदन ने ताज्जुब से कहा, और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। लेकिन पापा तो कह रहे थे कि अभी ये बीए कर ले तो ब्याह करेंगे। हमसे पापा ने कहा इनसे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी तो वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा। तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदन हंसकर बोला। वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम 12 सिवा चुहल के और कुछ भी न था। मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कुतूहल भरे आश्चर्य में सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ? पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह पिचका कर कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा, ऐसे हम तुम्हारे बनाने से आ जाएंगे तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा, इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दें। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने से उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है, चंद्र जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आए। लिख दिया। लिख दिया? हाँ। चंदन ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वो। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो। अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा। वहाँ तो हम लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धिमान सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही ना चले। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म है और सिनेमा देखने जाना है ज़रा। चंदन ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ, जरूर देंगे तुम्हें, मतलब ही कहीं के। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम और लड़कियों में से थोड़ी हो। तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाए, तब सेकंड सो जाए। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे, समझ गए। तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाते जाओ और कार लेते जाओ। मगाओ, चंदर ने पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही।
और बिनती दौड़ दौड़ कर पूरी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले में पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बटी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन में बैठा था और घुटनों में ठुंडी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बटी के चेहरे पर पीलापन कुछ कम था। वह देखने में इतना भयानक नहीं मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी भी वैसा ही था। और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह लगता था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते हुए देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे। और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो, जैसे वह जगमग सितारा जिसे देखकर किट्स ने अपनी आखिरी सानेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन में होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बटी की ओर देखा कि कहीं गुलाब तोड़े जाने पर वह चंदर की गर्दन पर सवार ना हो जाए, लेकिन बटी कुछ नहीं बोला। बटी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ चंदर चलें, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बटी नाराज ना हो जाए, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वो कुछ नहीं कहता, और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी हट गई। अब वह उसकी परवाह नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह नहीं आता कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया, और इधर वह विश्वास करने लगा कि सचमुच वह सार्जिट को प्यार करती है, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन ये हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन नहीं छूटेगा। चंदर ने कहा, नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए कि अगर मेरे और बटी के विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी गुलाब चुरा कर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा, और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो, अब बटी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता, अब भी इन फूलों में मुझे नहीं मिलती। वह जरूर सार्जिट के साथ जाती है, वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज़ नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता, और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमते रहता है और कहता है, क्या मैं सार्जिट से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ। पम्मी बोली, मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिए, और उसका नतीजा यही हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बात नहीं की है, और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूंगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत ना समझना। यह किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ। तुम्हें बैठकर सुननी ही होंगी सारी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविताएं पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं, और मैंने कविता पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में परिवर्तन आ गया। पम्मी कुछ बोली नहीं और हंस दी। मैं सोचता हूँ पम्मी, क्या सिनेमा देखने जाऊँ? कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी हैं, चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, सिनेमा, हौजी, बाल डांस, सभी जगह जाना बंद कर दिया था मैंने। मेरा दम घुटने लगा था हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी में सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर मम्मी बोली, बटी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो, उठो, फिर देर हो जाएगी। चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई
और जॉर्जेट का एक हल्का भूरा गाउन पहन कर आई। इस रंग में वह जैसे निखर आई। चंदर ने उसकी ओर देखा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ कि यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी, चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन में घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखाने जा रहे हैं, तुम साथ चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा, सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है, मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वह सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला, और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है, मैं नफरत करता हूँ और वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल हूँ, उफ। और वह सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंद्र का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग खराब होगा, आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंद्र खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार ड्राइव नहीं की है, लाओ आज ड्राइव मैं करूँ। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंद्र इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रिजेंट के सामने पहुंची। चित्र था, स्लेमा हेयर सी डांस। चंद्र ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज़ रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सैलानी की कहानी मालूम है? ना। क्या है, कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, यह बाइबिल की कहानी है। असल में एक राजा था, हेरात। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सेलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेरात उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सेलानी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सेलानी के प्रणय को ठुकरा लिया। एक बार हेरात ने सेलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सेलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेरात वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति ना आए, उसने सेलामी को भी मरवा दिया। चंद्र को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र और भी अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखाता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी ही भतीजी पर हेरात मुक्त हो गया। उसने पम्मी से कहा, लेकिन हेरात अपनी भतीजी पर ही मुक्त हो गया तो क्या हुआ? यह तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जान जाओगे यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त, नाता, रिश्ता, मर्यादा, अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा, चंद्र बोला। हाँ हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो यह तो सेक्स है। आदमी को कहाँ ले जाता है यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह बोले हो, और ईश्वर ना करे कि तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता से प्यार करती हूँ। अम्मी ने चंद्र की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासना तत्व पहलू से उबर उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का एक लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसा दे, जब चाहे। मैं ऊब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंद्र को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंद्र के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा की ही ना।
उसी ने तो सिखाया है कि पुरुष और नारी के कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? मम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रखा था। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचार बस उसने अपना हाथ मम्मी के कंधे पर रख दिया। मम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बदलने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी होती है, चंदर बोला। तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक और हल्की सिहरन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे तो दोष लगाया जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबल की सिलानी की कहानी नहीं थी। वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। मम्मी ऊब गई। अब जब डाकू पकड़कर सलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और मम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत ऊब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो, मम्मी बोली। नहीं, तुम ही ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चले? मम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ जाओ, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। मम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। मम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंद्र के गालों पर थपलियां करने लगा। चंद्र दूर खिसक गया। मम्मी ने चंद्र की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन खोल दिया और चंद्र को पास खींच लिया। चंद्र चुपचाप बैठ गया। मम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ चंद्र के हाथ पर, जैसे वह चंद्र को दूर नहीं जाने देगी। चंद्र के बदन में एक हल्की सिहरन नाच उठी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, या शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर ही बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कि कार मैकफर्सन लेन के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस सितारों की रोशनी थी। मैकफर्न झील काफी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, अम्मी बोली, और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही में नीवा गांव के किसी के यहाँ शादी थी, जो सहनाइयों का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर, चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुपके से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देख रहा था। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बांस पर टिक कर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उनमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्यों उसे देखा नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच के सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंद्र का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों से दूरी रखे, सेक्स ना आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नजदीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। कभी तो संग निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज में जाने क्या छलक आया कि चंद्र जैसे मदहोश हो गया। बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद को निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे नहीं। कुछ ऐसा हो कि होंठों के पास खींच कर छोड़ दे, और पम्मी ने चंद्र का माथा होंठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंद्र की पलकों पर बरस गई। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा ले, और चंद्र को
पम्मी ने अपनी बाहों में घेरकर अपने वक्ष तक खींच कर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग गई। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंद्र चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उबरने लगा, जैसे एक विहग शिशु घबरा कर अपने नीड के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों? पता नहीं क्यों। यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे? मम्मी उठी और वो भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों सांस में अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। इसके आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें पोएट्री क्लेम के साथ और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।